स्वागत है आपका। तो आज हम लोग स्कूल ऑफ फिलॉसफी को देखेंगे, दर्शन शास्त्र को। तो बीएड के सिलेबस के अनुसार 3 बेसिक फिलॉसफी हम लोग को पढ़नी है। पहली आदर्शवाद, दूसरी प्रकृतिवाद नेचुरलिज्म और तीसरी प्रयोजनवाद प्रैग्मेटिज्म। तो आदर्शवाद का डिस्कशन हम लोग पहले के वीडियो में कर चुके हैं, एक बार उसको थोड़ा सा रिपीट कर सकते हैं। आदर्शवाद है क्या? तो ये अध्यात्म से जुड़ा हुआ दर्शन है जिसमें ईश्वर को सर्वोच्च माना जाता है और ये माना जाता है कि ईश्वर ही ज्ञान का स्रोत है। मनुष्य ने ज्ञान का सृजन नहीं बल्कि उसकी खोज की है जो ईश्वर द्वारा प्रदत्त है। यही बेसिक फिलॉसफी है। इसमें प्लेटो ने अपना कंट्रीब्यूशन दिया था, उनका एक इम्पॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन है, वो भी हम लोग देख चुके हैं। आज हम लोग फोकस करेंगे नेचुरलिज्म, प्रकृतिवाद पे। तो प्रकृतिवाद के बारे में जानेंगे कि ये इसका एजुकेशन शिक्षा पे क्या प्रभाव है, शिक्षा के बारे में इसकी राय क्या है प्रकृतिवादियों की, और ये बाकी जो भी उसके वेरिएबल्स हैं, एजुकेशनल थॉट्स हैं, शैक्षिक विचार हैं, चाहे वो करिकुलम को लेकर हो, शिक्षक को लेकर हो, शिक्षण पद्धति को लेकर हो या फिर विद्यालय को लेकर हो, इन सब बातों पे भी हम लोग चर्चा करेंगे। और पुराने ढांचे की तरह हम लोग एक जनरल क्वेश्चन देखेंगे और उसका मॉडल आंसर तैयार करेंगे, जहां आप अपने ज्ञान को जिस तरह से भी हो सके उसमें फिट कर सकते हैं और ये आपके लिए लाभदायी हो। तो आगे हम लोग चलते हैं, प्रकृतिवाद के बारे में डिस्कशन करते हैं। प्रकृतिवाद है क्या? पर नाम से क्लियर हो रहा है, प्रकृतिवाद प्रकृति को ही सब कुछ मानता है। ये आइडियलिज्म से जस्ट अपोजिट मानते हैं इसको लोग। आइडियलिज्म में जो बातें बोली है प्रकृतिवादियों ने उसे नकार दिया। जैसे वो आइडियलिज्म बोलता है कि ईश्वर ही सर्वोपरि है, वही ज्ञान का स्रोत है। प्रकृतिवादी बोलते हैं नहीं, ईश्वर नहीं, प्रकृति ही सब कुछ है, ईश्वर प्रकृति का ही एक पार्ट है। और फिर उसके बाद जैसे आदर्शवाद ने स्पिरिचुअल वर्ल्ड की बात की, प्रकृतिवादी बोलते हैं ऐसा कुछ आध्यात्म का दुनिया नहीं होता, जो है वो प्रकृति ही है, हमें प्रकृति से सब कुछ मिलता है और हम यही हमारे ज्ञान का स्रोत है। तो प्रकृतिवादियाँ प्रकृति पे ही फोकस करते हैं। इसमें बहुत सारे प्रकृतिवादियाँ हैं, मेनली हम लोग पढ़ेंगे रोशियो के बारे में, जो नेचुरलिज्म में उनका क्या कंट्रीब्यूशन है अपने सिलेबस के अनुसार, और 1-2 डेफिनेशन जो इम्पोर्टेंट हैं, स्पेंसर हैं और भी बहुत लोग हैं, हम लोग आगे देखेंगे, सारे का नाम थेल्स हैं। तो प्रकृतिवादियों में हम लोग देखते हैं। तो इसका जनरल क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। सबसे पहले तो एक जनरल क्वेश्चन कैसा बनता है, व्हाट इज़ नेचुरलिज्म, प्रकृतिवाद क्या है, शैक्षिक विचारों में इसका योगदान, रोशो का योगदान, और छात्र, शिक्षक, पाठ्यक्रम, स्कूल के बारे में प्रकृतिवादियों के क्या विचार हैं। इस तरह के क्वेश्चन ही तैयार करेंगे। मोटा माटी जो भी क्वेश्चन आएगा इनकी ज़रूरत तो पड़ेगी ही, और हम लोग हो सकता है ये डायरेक्ट क्वेश्चंस भी रहे हैं इस तरह से, तो हम लोग सॉल्व करेंगे। तो देखते हैं हम लोग पहले ढांचा किस तरह का रहेगा। ढांचा परिचय देंगे सबसे पहले, फिर उसके बाद उसकी पृष्ठभूमि रखेंगे। नेचुरलिज्म में कौन कौन थ्योरिसिस्ट थे, कौन कौन सिद्धांतवादी थे, उन सब का नाम अगर कोई डेफिनेशन याद है तो उसमें लिखेंगे। फिर मूल दर्शन पे आएंगे, फिर उसमें रूसो का योगदान बताएंगे और शैक्षिक विचार क्या हैं, रूसो के हों या नेचुरलिज्म के, मोर और लेस बराबर ही रहेंगे, और फिर निष्कर्ष करके इस क्वेश्चन को कंक्लूड करेंगे। तो परिचय पे आते हैं। परिचय क्या बोलता है? प्रकृतिवाद एक अवधारणा है जो दृढ़ता से विश्वास करती है कि परम वास्तविकता पदार्थ की प्रकृति में निहित है। ये क्या मानते हैं कि जो वास्तविकता है वो पदार्थ की प्रकृति में है। अपोजिट हो गया आइडियलिज्म से, वो मानते थे कि वास्तविकता जो है वो स्पिरिचुअल वर्ल्ड में है, आध्यात्म में है। यहाँ वास्तविकता पदार्थ की प्रकृति में निहित है। पदार्थ को सर्वोच्च माना जाता है और बुद्धि या विचार मस्तिष्क का कार्य है जो स्वयं पदार्थ से बना होता है। मतलब मस्तिष्क भी जो है वो भी पदार्थ से बना हुआ है, तो उसमें आने वाले बुद्धि विचार भी पदार्थ पर ही निर्भर करते हैं। संपूर्ण ब्रह्मांड प्रकृति के नियम द्वारा शासित है और वे परिवर्तनशील हैं। इनकी परिचय में इस तरह से लिख सकते हैं। तो हमें इतना तो समझ आया कि प्रकृतिवाद जो है वो
कंप्लीटली पदार्थ की प्रकृति पर ही निर्भर करते हैं। अल्टीमेट रियलिटी लाइज इन द नेचर ऑफ मैटर, ऐसा उनका कॉन्सेप्ट है। फिर पृष्ठभूमि देखते हैं। पृष्ठभूमि में कुछ महत्वपूर्ण दार्शनिक हैं, जैसे थेल्स हैं, थॉमस हॉब्स हैं, रोशो हैं, हॉबर्ट स्पेंसर हैं। इनमें थेल्स के बारे में हमें रोशो के बारे में पढ़ना है ज़्यादा करके, पर इन सब बाकी सबका भी डेफिनेशन याद कर सकते हैं। जैसे हर्बर्ट स्पेंसर थे, उनका एक बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, आप वर्ड्स पे भी रख सकते हो, कभी कभी ऑब्जेक्टिव में पूछता है। हर्बर्ट स्पेंसर ने बोला था ज्ञान क्या है, तो सेल्फ प्रिजर्वेशन है, आत्म अनुभूति से ही प्राप्त किया हुआ ज्ञान जो है, आत्मसंतुष्टि ही परम ज्ञान है। कि अगर आपको आत्मसंतुष्टि होती है तो आपको ज्ञान की प्राप्ति होगी और आगे भी वो सहायता करेगी। तो सेल्फ प्रिजर्वेशन, सेल्फ सेटिस्फैक्शन वाली बात हर्बर्ट स्पेंसर ने की थी। आप ऐसा डेफिनेशन अगर आपके पास और किसी का है तो वो आप इंक्लूड कर सकते हैं। तो थेल्स साहब थे जो बहुत पुराने हैं, 6वीं शताब्दी में। थेल्स थ्योरम हम लोग 10th में पढ़े भी थे। थेल्स थ्योरम मैथ्स में था, जिसमें वो त्रिभुज वाले थ्योरम को दिया था उन्होंने। त्रिभुज के थ्योरम वो दोनों कैसे कॉन्ग्रुएंट हो सकते हैं, कौन से बेसिस पे, तो ऐसा थेल्स थ्योरम कहता था। तो वो भी एक एम्पेरिकल इन्वेस्टिगेशन का मतलब कि वो एक प्रूवन फैक्ट है, उसको आप किसी न किसी तरीके से प्रूव कर सकते हो। तो नेचुरलिज्म इस चीज़ पे भी ध्यान रखता था कि जो प्रूवन फैक्ट है उस पे ही चलेंगे। प्रूवन फैक्ट का मतलब प्रकृति पे वो कुछ नियम कानून पे चल रही है, वो सोच में नहीं है, आइडिया में नहीं है, जैसे आइडियलिज्म बोलते थे। ये सोच में नहीं है, इनका कुछ ना कुछ प्रूफ है। तो फिर आगे चलते हैं। फिर से वही मूल दर्शन को 3 पार्ट में बांटते हैं। मेटाफिजिक्स, नेचर ऑफ रियलिटी, एक्सियोलॉजी, नेचर ऑफ वैल्यूज, एंड एपिस्टेमोलॉजी, नेचर ऑफ नॉलेज। तो तत्व मीमांसा क्या बोलता है रियलिटी के बारे में? डील्स विथ एग्जिस्टेंस, रिजेक्ट्स द सुपर नेचुरल कॉन्सेप्ट एंड एक्सप्लेनेशन। अस्तित्व पे केंद्रित होता है, अलौकिक अवधारणा और व्याख्याओं को अस्वीकार करता है, प्रकृति विज्ञान द्वारा अध्ययन किए गए प्राकृतिक तत्वों, सिद्धांतों और संबंधों के अलावा कुछ भी नहीं है। वही बात है जो भी हम लोगों ने की थी, अलौकिक अवधारणा, स्पिरिचुअल वर्ल्ड और ये सुपर नेचुरल कॉन्सेप्ट जो आइडियलिज्म मानता है, नेचुरलिज्म उसको अस्वीकार करता है, सिर्फ एग्जिस्टेंस पे केंद्रित होता है, विज्ञान द्वारा अध्ययन किए गए प्राकृतिक तत्वों के अलावा, सिद्धांतों और संबंधों के अलावा कुछ भी नहीं है। प्रकृति पूरी तरह साइंस पे डिपेंडेंट है, कुछ ना कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन है, लॉ ऑफ यूनिवर्स है, कुछ ना कुछ लॉज पे वो चल रहे हैं। दूसरा देखते हैं नेचर ऑफ वैल्यूज, एक्सियोलॉजी बोलता है लाइफ वैल्यूज इज जनरल कैरेक्टर ऑफ वैल्यूज एम्बेडेड इन नेचर। जीवन मूल्य प्रकृति में अंतर्निहित मूल्यों का सामान्य चरित्र है। वांछनीय मूल्य प्रकृति के साथ जीवन का सामंजस्य है। मतलब आपको प्रकृति के साथ एक बैलेंस, एक इक्विलिब्रियम मेंटेन करना है, वही जीवन का मूल्य है, उसके अलावा और कुछ भी नहीं है। ज्ञान मीमांसा पे चलते हैं। नेचर ऑफ नॉलेज क्या है? तो रियलिटी एंड नेचर आर आइडेंटिकल एंड बियॉन्ड नेचर देयर इज नो रियलिटी। This leads us to natural theory of knowledge by perception, sensory knowledge, observation. वास्तविकता और प्रकृति समान है, प्रकृति ही वास्तविकता है इनके अनुसार, प्रकृति से परे कोई वास्तविकता नहीं है। यह हमें ज्ञान के प्राकृतिक सिद्धांत की ओर ले जाता है, जो धारणा, संवेदी ज्ञान, अवलोकन से ले पाना संभव है। परसेप्शन, जो छूकर, सूंघकर, समझकर, देखकर जो भी आप ज्ञान प्राप्त करते हो वही ज्ञान है नेचुरलिज्म के अनुसार। और प्रकृति से परे कोई वास्तविकता नहीं है, ईश्वर भी नहीं, ये मानते हैं प्रकृति, ईश्वर भी प्रकृति का ही एक पार्ट है। तो सारी फिलॉसफी को कंक्लूड करके हम लोग पॉइंट्स में लिख सकते हैं। नकारात्मक शिक्षा को प्रोत्साहित करता है और पारंपरिक शिक्षा को हतोत्साहित करता है। यहाँ पे फिर से आया, ये इम्पॉर्टेंट टर्म है नकारात्मक शिक्षा। नकारात्मक शिक्षा ऐसी बात हुई कि नकारात्मक नहीं कि शिक्षा कुछ निगेटिव सेंस में नहीं लेने का। नकारात्मक का मतलब कि अगर बच्चे कुछ गलती करते हैं तो उन्हें करने दिया जाए, उन गलतियों से वो कुछ ना कुछ सीखेंगे। जबकि आइडियलिज्म में था कि हर चीज़ सही होनी चाहिए। यहाँ पे नेचुरलिज्म ये इंडिपेंडेंस, ये स्वतंत्रता देता है कि आप गलती करो, गलती के बाद आपको कुछ ना कुछ ज्ञान प्राप्त होगा।
तो नकारात्मक शिक्षा को प्रोत्साहित करता है और पारंपरिक शिक्षा ट्रेडिशनल मेथड को डिस्करेज करता है। विज्ञान का समर्थन करता है, आत्मा पर कोई विश्वास नहीं। एक बच्चा बच्चा है, वयस्क बनने की ओर नहीं। आइडियलिज्म का अगर याद करते हैं तो उन्होंने प्लेटो ने बोला था वो एक वयस्क बनने की ओर है, बच्चा जो है वो एक एडल्ट बनने की ओर, मेकिंग एन एडल्ट। बट यहाँ पे बोलता है बच्चा बच्चा ही है, वो वयस्क बनने की ओर नहीं है। उसका मतलब कि वो उस पर कुछ ओवर बर्डन नहीं डालना चाहता, उसे स्वतंत्र रखना चाहता है। बच्चे को बच्चे की तरह सीखने दो, उस पर ज़बरदस्ती का कुछ थोपना जरूरी नहीं है। ईश्वर प्रकृति के भीतर है, वह पूरी प्रकृति नहीं है और ना ही प्रकृति से अधिक है। यही बात मैंने बोला, ईश्वर प्रकृति के अंदर ही है, ना वो पूरी प्रकृति है और ना ही प्रकृति से अधिक है। मतलब ईश्वर प्रकृति का एक पार्ट है। मानव स्वयं को प्रकृति के शाखा के रूप में देखा जाता है। मानव खुद भी प्रकृति का पार्ट है, ईश्वर भी प्रकृति का पार्ट है, क्योंकि यहाँ सेंट्रल टेनेट प्रकृति ही है, प्रकृति के अलावा और कुछ भी सच नहीं है। आगे देखते हैं, रोशो का कंट्रीब्यूशन में चलते हैं। तो रोशो का कंट्रीब्यूशन क्या था वो तो हम लोग देखेंगे करिकुलम और से। तो इन्होंने कुछ बातें कही थी, वो हम लोग पहले डिस्कस करते हैं। इन्होंने चाइल्डहुड को पूरे जो यूथ बनने तक का है उनको 4 स्टेज में बांटा था। हम लोग ने पढ़ा भी होगा, जीन पियाजे ने भी 4 स्टेज में बांटा था, पर उनका तरीका अलग था। रोशो ने जो 4 स्टेज में बांटा था उनका तरीका अलग है। उन्होंने सबसे पहला क्या दिया, इन्फेंसी, शैशव अवस्था, बच्चा परिपक्व नहीं होता है और उसे सामान्य बातचीत के माध्यम से पढ़ाया जाना चाहिए। मतलब उस पर एक्स्ट्रा बर्डन कुछ लिखने का, कुछ समझने का, कुछ भाषा का, कुछ ज्ञान का जरूरत नहीं है। आप बातचीत से जो समझा सकते हैं उसको आप समझाएं। फिर 12 साल तक बोला उन्होंने कि चाइल्डहुड का स्टेज है और 12 वर्ष की आयु तक पुस्तक नहीं दी जानी चाहिए, अनुभव के माध्यम से सीखने के लिए प्रोत्साहित करनी चाहिए। यहाँ पे रोशो का एक इम्पॉर्टेंट था कि एक्सपीरियंस पे डिपेंडेंट होना चाहिए, 12 वर्ष की आयु तक पुस्तक नहीं, अनुभव के माध्यम से सीखें वो। फिर एडोलसेंस, किशोरावस्था पे चलते हैं। तो औपचारिक शिक्षा दी जानी चाहिए, बालक को विज्ञान, भाषा, कला जैसे विभिन्न विषयों से अवगत कराई जानी चाहिए। शिक्षा गतिविधि आधारित होनी चाहिए। रोशो का कहना था, ये अभी भी काम करता है। तो कुछ कुछ ये प्रैग्मेटिज्म की तरफ भी जाते हैं। और तो औपचारिक शिक्षा होनी चाहिए, इसमें विज्ञान, भाषा, कला जैसी बातें होनी चाहिए और शिक्षण गतिविधि आधारित होनी चाहिए। मतलब बाई एक्टिविटी, लर्न बाई एक्टिविटी वाली कॉन्सेप्ट ये भी चाहते थे। यूथ में एम्फेसिस शुड बी लेड ऑन मोरल एंड रिलीजियस एजुकेशन, नैतिक और धार्मिक शिक्षा पर भी जोर दिया। बट वो लेटर स्टेज में जब वो यूथ हो चुके हों तब, उससे पहले धार्मिक और नैतिक शिक्षा का कोई मतलब नहीं रह जाता। अब आते हैं कंट्रीब्यूशन पे। रोशो का कंट्रीब्यूशन क्या था, तो बच्चे के आंतरिक संकायों, क्षमता और शक्ति का उद्देश्य करना। रोशो के अनुसार शिक्षा का उद्देश्य था उनके आंतरिक संकायों, इनर फैकल्टीज एंड कैपेसिटीज, पावर, मतलब अपने अंदर की शक्ति को बढ़ाएं। और अंदर की शक्ति तभी बढ़ सकता है जो आप प्रकृति से सामंजस्य स्थापित करते हो। शिक्षा का उद्देश्य जीवन के लिए तैयारी नहीं बल्कि इसमें भागीदारी है। आइडियलिज्म वाले से जस्ट अपोजिट फिर से हो गया। वो मानते थे कि शिक्षा ऐसी होनी चाहिए जो आगे के जीवन के लिए हमें कुछ तैयार करे, भविष्य के लिए तैयार करे। जबकि इन्होंने बोला कि भविष्य की चिंता ज़्यादा नहीं करनी चाहिए, जो वर्तमान है उसमें भागीदारी हो। शिक्षा का यही उद्देश्य है। प्रत्येक चरण जिसके माध्यम से एक बच्चा गुजरता है उसमें विशिष्ट उद्देश्य निहित हैं। इन जैसे स्टेजेस में देखना, कुछ ना कुछ हर में हासिल करना था उनको। कभी विज्ञान पढ़ाना था, कभी एक्सपीरियंस करना था, कभी उनको मोरल एंड रिलीजियस एजुकेशन देना था। तो हर में एक विशिष्ट उद्देश्य निहित था। अब हम लोग शैक्षिक विचार पे चलेंगे एक एक करके, सारे वेरिएबल्स जो भी हैं, छात्र, शिक्षक, शिक्षण विधि और पाठ्यक्रम पे। तो छात्र पे पहला, व्यक्ति को अप्रबंधित स्वतंत्रता दी जानी है और उसके बाद ही उसका सामंजस्यपूर्ण विकास होगा। स्वतंत्रता की बात करते हैं, छात्र को इंडिपेंडेंस होना चाहिए। वो जितना इंडिपेंडेंट होंगे वो उतना ही सामंजस्य स्थापित कर पाएंगे, वो उतना ही सीख पाएंगे। प्रकृतिवादी प्राकृतिक परिणामों द्वारा अनुशासन की वकालत करते हैं। यहाँ पे वही वाली बात आएगी निगेटिव एजुकेशन की। तो उसके बाद जो निगेटिव एजुकेशन मतलब वो कुछ गलती किए और उसके बाद जो परिणाम आया उसके आधार पे वो ज्ञान का संरचना करेंगे। तो प्रकृतिवादी
प्राकृतिक परिणामों द्वारा अनुशासन की वकालत करते हैं। उन्हें वो करने दिया जाता है, करने के बाद जो हासिल होगा, कुछ ना कुछ अधिगम होगा, वो सीखेंगे। कुछ गलत करता है तो उसे खुद दर्द होता है, और जब कुछ अच्छा करेगा तो उसे खुद खुशी मिलेगी, ऐसा प्रकृतिवादी का मानना था। अध्यापक कैसा होना चाहिए? तो अध्यापक के बारे में कहते हैं कि चरम प्रकृतिवादी शिक्षक की उपेक्षा करते हैं, क्योंकि शिक्षक बालक विकास में हस्तक्षेप करेगा। वो शिक्षक का रोल ज़्यादा रखते नहीं है। चरम मतलब एक्सट्रीम नेचुरलिज्म, उसमें कोई मिलावट नहीं है। वो तो बिल्कुल शिक्षक चाहते ही नहीं है कि शिक्षक ना हो, वो कुछ ना कुछ उनमें रुकावट करेगा। उन्हें कम्प्लीटली आप आज़ादी दे दो, वो सीख लेंगे कुछ ना कुछ। बट जो थोड़े मॉडरेट हैं वो कहते हैं कि शिक्षक हालांकि ऐसी स्थितियों को डिज़ाइन कर सकते हैं जो सही प्रकार की आदतों को बनाने में मदद करे। मतलब एक फ्रेमवर्क इस्टेब्लिश करके दे, ज़्यादा मदद ना करे, बस एक हाँ कि आपको इतने स्कोप में, इतनी दूरी पे आपको कुछ ना कुछ सीखना है, बस वो करके छोड़ दे और बालक खुद ब खुद सीख लेंगे, जिससे वो गलत आदतों में ना पड़ जाए। अगर उन्हें पूरी तरह आज़ादी दे दी जाएगी तो शिक्षक की भूमिका यहाँ पे क्या हो गई? एक पर्यवेक्षक के रूप में, सिर्फ एक ऑब्जर्वर के रूप में। उनका काम ज़्यादा इससे नहीं है, उनकी भूमिका को भी अत्यधिक महत्व नहीं दिया गया है प्रकृतिवाद में। तो शिक्षक की भूमिका बहुत ही मिनिमल है, बस एक फ्रेमवर्क इस्टेब्लिश करके दीजिए, बच्चा खुद ब खुद सीख लेगा, आपको उसके अधिगम में ज़्यादा हस्तक्षेप नहीं करना है। पाठ्यक्रम पे आते हैं तो निश्चित पाठ्यक्रम की वकालत नहीं करते, चूँकि प्रकृतिवाद है, प्रकृति पर निर्भर करते हैं, वो परिवर्तनशील है। आप प्रकृति से सीखो, तो इसमें पाठ्यक्रम क्या रखना, जो भी दिख रहा है आपको वो कीजिए। तो प्रकृतिवादी निश्चित पाठ्यक्रम की वकालत नहीं करते हैं। छात्रों की वर्तमान और भविष्य की ज़रूरतों के अनुसार पाठ्यक्रम को बाल केंद्रित होना चाहिए। कम्प्लीटली ये चाइल्ड सेंटर्ड पे फोकस करते हैं। पाठ्यक्रम को 2 चरणों में विभाजित किया जाना चाहिए। पहले चरण संवेदी प्रशिक्षण और बाद का चरण कौशल और अन्य उपयोगी। आप इसको रोस्टर वाले स्टेजेस से भी समझ सकते हैं। संवेदी प्रशिक्षण मतलब वो देख के, ऑब्जर्व करके इन सब चीज़ों से सीखे, बाद में उसे स्किल ट्रेनिंग और जो भी गतिविधियों आधारित विज्ञान कला ये सब देनी है, वो बाद के चरण में होनी चाहिए। यह साक्षरता के विषयों को बेकार मानता है। साक्षरता के विषय मतलब कि भाषा, बहुत सारी भाषा, लैंग्वेज जैसे आइडियलिज्म के लिए इम्पोर्टेंट था, यहाँ पे लैंग्वेज को इम्पोर्टेंस नहीं मानते और पाठ्यक्रम में कोई जगह नहीं देता है। तो निश्चित पाठ्यक्रम नहीं होता है और ज़रूरतों के अनुसार पाठ्यक्रम को चाइल्ड सेंटर्ड, ये 2 इम्पॉर्टेंट है। अब शिक्षण विधि कैसी होनी चाहिए? तो अब चूँकि फिर से प्रकृतिवादी हैं तो ये किताब पर डिपेंडेंट नहीं रहेंगे, पुरानी परंपरा और शिक्षा की किताबी व्यवस्था के खिलाफ हैं। प्रकृति के साथ प्रत्यक्ष अनुभव करके सीखना है। प्रत्यक्ष मतलब आप डायरेक्ट जाओ प्रकृति में, उनसे अनुभव करो और सीखो। और डायरेक्ट मेथड है, हेरिस्टिक मेथड है, अनुमान के द्वारा ही, भागीदारी के माध्यम से सीख सकते हैं। आप पार्टिसिपेट कीजिए लर्निंग में, और ये सब शिक्षण विधि है। आप इसका एग्जाम्पल पहले के इतिहास में जैसे कि एग्जाम्पल पे आप ले सकते हो समझने के लिए। कोपरनिकस थे, कोपरनिकस ने बाय ऑब्जर्वेशन ही ये बताया था कि जो अर्थ है उसका स्ट्रक्चर राउंड है, गोल है। जो पहले हम लोग मानते थे कि धरती जो है वो फ्लैट है, तो ये उन्होंने अनुमान के माध्यम से प्रकृति के साथ जुड़कर, तो कोपरनिकस एक बेस्ट एग्जाम्पल हैं जो नेचुरलिज्म के आधार पे शिक्षा को हासिल किया था। अपने इंडिया में भी देखेंगे ब्रह्मगुप्त हैं जिन्होंने बहुत सारी भूगोल में बहुत सारी थ्योरी लिखी है, तो उनका भी अनुभव के आधार पे ही था। वो प्रकृति के साथ, रोज़ प्रकृति के साथ देखते थे क्या 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 हो रहा है, कैसी घटना हो रही है प्रकृति में, उसके आधार पे, ऑब्जर्वेशन के आधार पे उन्होंने सारी थ्योरी लिखी है। तो ये सब एग्जाम्पल हैं, आप इसको दिमाग में रख के अगर लिखोगे तो आपको शब्द मिलते जाएंगे। फिर विद्यालय के बारे में क्या कहना है? तो विद्यालय का वातावरण पूरी तरह से स्वतंत्र, लचीला और बिना किसी कठोरता के होना चाहिए। ये आइडियलिज्म जैसा ही है। आइडियलिज्म भी यही बोलता था कि कठोरता नहीं होनी चाहिए, पनिशमेंट नहीं होनी चाहिए, कॉर्पोरल पनिशमेंट, कोई शारीरिक दंड नहीं होना चाहिए, और विद्यालय को प्रकृति की गोद में ही स्थित होनी चाहिए, पहाड़ों में, कंदराओं में, नदी के पास, ऐसे वाले स्थिति में जहाँ पे वो प्रकृति के ज़्यादा नज़दीक रह सकें। तय समय सारणी और बना बनाया ज्ञान नहीं होना चाहिए। कोई रूटीन नहीं चाहिए कि 10 से 4 का स्कूल होना चाहिए, 8 से 2 का स्कूल होना चाहिए। ज्ञान
24 घंटे हो सकता है, आप बस उसको आज़ादी दे दीजिए, कोई तय समय सारणी की ज़रूरत नहीं है, सजा का कोई प्रावधान नहीं, और आत्म सीखने की भावना को विकसित करना ही नेचुरली स्कूल का फोकस होना चाहिए। बच्चे खुद से सीख जाएं, उन पे कोई जोर ज़बरदस्ती नहीं होगा, टीचर सिर्फ एक पर्यवेक्षक की तरह, एक ऑब्जर्वर की तरह काम करेगा। बच्चों पर परीक्षा का भी कोई ज़्यादा बोझ नहीं रहता, परीक्षा भी कोई एक्सटर्नल ऐसा एग्ज़ाम का चीज़ नहीं है, आप प्रकृति से सीखते जाओ बस। तो कंक्लूड करते हैं इसको। तो यह बच्चे को प्राकृतिक वातावरण में अधिक ज्ञान प्राप्त करने के लिए प्रेरित करता है और प्रकृति को सर्वश्रेष्ठ शिक्षक मानता है। शिक्षक को तो वैसे भी इन्होंने अनुभव शिक्षक की भूमिका को कम कर दी, तो प्रकृति को ही सर्वश्रेष्ठ शिक्षक मानता है। प्रकृति शिक्षक की भूमिका तो वैसे भी इन्होंने कम कर दी थी, तो प्रकृति को ही शिक्षक मानिए, आप उन्हीं से प्रेरणा, उन्हीं से ज्ञान लीजिए। तो एक क्रिटिसिज्म यहाँ पे बनता है, हालांकि बच्चों के लिए खुद को स्वाभाविक रूप से विकसित करने के लिए अप्रबंधित स्वतंत्रता बच्चे के लिए अवांछनीय और हानिकारक हो सकती है। हमने पहले भी बात की कि ज़्यादा फ्रीडम भी हो सकता है कि वो गलत डायरेक्शन में हो जाए, इसीलिए एक्सट्रीम वाला जो था, एक्सट्रीम नेचुरलिज्म जो मानते थे, उनसे हट के मॉडरेट वालों ने बात की कि शिक्षक की भूमिका है, बट बस एक पर्यवेक्षक के रूप में आप उनको कम से कम गलत रास्ते पे जाने से रोकिए, सही रास्ते पे। ऐसा एक थोड़ा सा क्रिटिसिज्म करके आप इसको कंक्लूड कर सकते हैं। तो नेचुरलिज्म यहीं तक था, तो आज का हम लोग एंड करते हैं। आगे हम लोग देखेंगे प्रैग्मेटिज्म, ऐसी बातें ही करेंगे प्रैग्मेटिज्म के साथ भी कि क्या है प्रैग्मेटिज्म के लिए। चलिए, थैंक यू।